हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सीकर पे। आज हम बात करने वाले हैं एक हाल ही में हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था ब्लैक कार्बन के बारे में। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये है स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन ब्लैक कार्बन कैन शार्पली कट ग्लेशियर मेल्ट, वर्ल्ड बैंक स्टडी। तो आज हम ये समझेंगे कि ब्लैक कार्बन क्या होता है और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि कैसे हम कदम उठा सकते हैं जिससे ब्लैक कार्बन का इमिशन रुक सके और इसके अलावा ग्लेशियर मेल्ट भी हम थोड़ा कम कर सकें या रोक सकें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ब्लैक कार्बन है क्या। तो इसके बारे में है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, यानी जो हवा में तैरते हुए जो पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा धुआं हो गया है, धुएं के कण होते हैं, इसी का कंपोनेंट है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन इन सेवरल लिंक्ड फॉर्म्स, यानी एक कार्बन का ही रूप है, ये प्योर कार्बन है जो कि अपने अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड थ्रू इनकम्प्लीट कम्ब्यूजन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स एंड बायोमास एंड इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट इन बोथ नेचुरली अक्यूरिंग एंड एंथ्रोपोजेनिक सूट, यानी जो धुआं होता है, जैसे वोल्केनिक इमिशन होता है, एरप्शन होता है, उसके साथ जो धुआं निकलता है, इसके अलावा जो वाहनों से हमारे धुआं निकलता है, उन सबका ये मेन कंपोनेंट होता है। जब भी जैसे डीजल है, पेट्रोल है या कोई भी और जैसे हमारे फ्यूल्स हैं, वो इनकम्प्लीट जलते हैं, यानी पूरे क्लीन रूप से नहीं जलते हैं, तो उनका जो सूट होता है उसका प्रमुख कंपोनेंट होता है ब्लैक कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी विच एक्सिलरेट द पेस ऑफ ग्लेशियर एंड स्नो मेल्ट, यानी जो ये ब्लैक कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं ग्लेशियर पर और उसकी मेल्टिंग को, यानी उसके पिघलने की गति को तेज कर देते हैं। कैन शार्पली रिड्यूस थ्रू न्यू करेंटली फीसिबल पॉलिसीज by an additional 50% from current level, now new research by World Bank specialist has said, यानी जो हमारी करंटली जो पॉलिसीज़ हैं, इसके अलावा अगर हम नई पॉलिसीज़ लेके आएँ ब्लैक कार्बन को कट करने की, तो हमारा जो इमिशन है ब्लैक कार्बन का, जो करंट लेवल हमने एस्टिमेट किया है कि इतना हम कम कर लेंगे, उससे 50% और एक्स्ट्रा कम हो सकता है। ये कहा है वर्ल्ड बैंक के स्पेशलिस्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The research report from World Bank covers the Himalayan, Karakoram and Hindu Kush mountain ranges, यानी इन तीनों रेंजेस में ये रिसर्च हुआ है। फिर इट सेज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज आइस मास, यानी यहाँ पे ग्लेशियर्स के जो मेल्ट होने की रफ्तार है वो बाहर के और जो रीजन्स हैं, जैसे कि अपन नॉर्थ पोल ले लो, साउथ पोल ले लो, वहाँ से ज़्यादा तेज़ है। द रेट ऑफ रिट्रीट ऑफ एच के ग्लेशियर्स इज एस्टिमेटेड 2.3 मीटर्स पर ईयर इन द वेस्ट एंड 1 मीटर पर ईयर इन द ईस्ट। ब्लैक कार्बन एड्स टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी ब्लैक कार्बन जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा जो ईस्टर्न साइड के ग्लेशियर्स हैं उनके मेल्ट होने की रफ्तार ज़्यादा तेज़ है। फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करंट पॉलिसीज टू मिटिगेट ब्लैक कार्बन कैन अचीव 23% रिडक्शन, बट इनेक्टिंग न्यू पॉलिसीज, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जो नई, अगर हम जो अपनी पॉलिसीज़ चल रही हैं उसके अलावा नई पॉलिसीज़ लेके आएंगे, एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम थ्रू रीजनल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज़ कैन अचीव इंचेंस्ड बेनिफिट, यानी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि अपना इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इन रीजन में हैं, तो उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन को हम बढ़ाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। ब्लैक कार्बन इज शॉर्ट लिव्ड, यानी ये ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रहता है, जल्दी ही नीचे आ जाता है, यानी मतलब इसका टाइम फ्रेम होता है कुछ और उसके बाद ये नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि बहुत सारे सालों तक रहती है, मीथेन तो बहुत दिन तक रहती है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। और एटमॉस्फेयर इमिशन स्टॉप, ये एलिमिनेट किया जा सकता है बहुत जल्दी, जैसे इमिशन अपन बंद करें तो तुरंत ही ये 2-4 दिन में फ़र्क देखने को मिलता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत सारे जगह से खबरें आई थी कि हिमालय दिखने लगा या ये हो गया वो हो गया, तो इसी वजह से था क्योंकि ब्लैक कार्बन लेवल गिर गए थे जो कि सूट की साथ रहते हैं, और उनके गिरने की वजह से हमारे लिए विजिबिलिटी बढ़ गई। कटिंग ब्लैक कार्बन, some of the ongoing policies measure to cut black carbon emission are enhancing fuel efficiency standard of vehicle, यानी हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें जो फ्यूल बर्न होता है उनकी अगर हम एफिशिएंसी को बढ़ा दें तो इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। पहली चीज़ तो ब्लैक कार्बन की जो उत्सर्जन है वो कम हो जाएगा, और इसके अलावा हमारे लिए ज़्यादा माइलेज भी मिलेगा या ज़्यादा हमें एफिशिएंट व्हीकल मिलेंगी। फेजिंग आउट डीजल व्हीकल, यानी
चूँकि डीजल व्हीकल सबसे ज़्यादा इमिशन करते हैं, उसके बाद पेट्रोल व्हीकल आते हैं, फिर उससे थोड़े क्लीन होते हैं सीएनजी वगैरह, और सबसे क्लीन होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हमें ऐसा ही करना है कि कम से कम जो उत्सर्जन करते हैं उन व्हीकल्स को हम प्रमोट करें, और सबसे ज़्यादा प्रमोट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ये बहुत कम वो करते हैं उत्सर्जन, ब्लैक कार्बन का तो करते ही नहीं है। एक्सीलरेटिंग द यूज़ ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर कुकिंग, यानी एलपीजी की जो, जैसे हमारी गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है कि जो गांव में लोग हैं वो एलपीजी का यूज करें, वो इसीलिए चलाती है। इसके दो बेनिफिट होते हैं, पहले तो ये ब्लैक कार्बन का इमिशन कम होता है, दूसरा ये स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है, क्योंकि ब्लैक कार्बन जो होता है, इंडोर ब्लैक कार्बन जो इमिशन होता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। स्पेशली महिलाओं के लिए ये समस्या बहुत झेलनी पड़ती है गाँव में। थ्रू क्लीन स्टोव प्रोग्राम्स एज वेल एज अपग्रेडिंग ब्रिक किल्न टेक्नोलॉजीज। ब्रिक किल्न क्या होता है? जो हमारे ब्रिक्स होती हैं ना, जो घर बनते हैं, ईंटें कहते हैं जिन्हें, इनके जो भट्टे होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। वहाँ पर मतलब जो बायोमास होता है, बायोफ्यूल होता है, इसका ही यूज होता है ज़्यादातर, इसके अलावा कोल या फॉसिल फ्यूल्स का, और वहाँ बहुत सारा उत्सर्जन होता है, और जिसकी वजह से हमें इनके लिए मतलब इसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि इनके कम से कम इमिशन हो, हमारी ब्रिक्स बन पाए। However, with all existing measures, water from glacier melt is still projected to increase, यानी वाटर तो इंक्रीज होगा in absolute volume by 2040, यानी 2040 तक वाटर जो हमारे ग्लेशियर मेल्ट से आने वाला है वो तो बढ़ेगा। यानी ग्लेशियर मेल्ट की वजह से हमारे रिवर फ्लो, जैसे ब्रह्मपुत्र है या इंदुस है या गंगा है, जो कि हमारी रिवर जो आइस फीड या ग्लेशियर फील्ड रिवर्स हैं, इनमें वाटर फ्लो बढ़ जाएगा, और डाउन स्ट्रीम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इम्पेक्ट करेगा। डिपॉजिट्स ऑफ ब्लैक कार्बन एक्ट इन टू वेज। पहला तो ये होता है कि ये ग्लेशियर के जो सरफेस पर रिफ्लेक्टेंस होती है उसको कम कर देते हैं, और रिफ्लेक्टेंस कम होने की वजह से हम ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं हमारे ग्लेशियर, और उसकी वजह से वो तेज़ी से मेल्ट होते हैं। इसके अलावा जो एयर टेम्परेचर होता है, जो इमीडिएट एयर होती है उसके सरफेस के पास की, उसका टेम्परेचर ये इंक्रीज कर देते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ ब्लैक कार्बन एक्ट इन टू वेज, हास्टनिंग द पेस ऑफ ग्लेशियर मेल्ट, ये हो गया है। Specifically Himalayas, reducing black carbon emission from cook stoves, diesel engines and open burning would have the greatest impact and could significantly reduce radiative forcing and help to maintain a greater portion of Himalayan glacier। यानी अगर हम इसके emission को कम करते हैं तो हम ज़्यादा अपने ग्लेशियर के पार्ट को कंजर्व कर पाएंगे या बचा के रख पाएंगे। मोर डिटेल्ड मॉडलिंग एट हायर स्पेशियल रेजोल्यूशन इज नीडेड, यानी हमें अभी और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत है वाटर मैनेजमेंट में, विद एम्फेसिस ऑन बेसिन बेस्ड रेगुलेशन एंड यूज़ ऑफ प्राइस सिग्नल फॉर एफिशिएंसी। यानी प्राइस सिग्नल एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम डीजल का रेट महंगा करें, पेट्रोल का वो तो वैसे ही हो रहा है खैर, लेकिन इनको महंगा करने से लोग क्या होता है कि जो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे अगर सोलर पावर सस्ता होगा और इलेक्ट्रिसिटी हो गई या डीजल हो गया, पेट्रोल हो गए, महंगे हो गए, तो लोग अपने आप क्लीनर फ्यूल की तरफ माइग्रेट करेंगे, जाएंगे। इससे क्या होगा? ब्लैक कार्बन का इमिशन कम होगा। केयरफुल प्लानिंग एंड यूज ऑफ हाइड्रो पावर टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन वाटर फ्लोस एंड अवेलेबिलिटी। चूँकि हाइड्रो पावर होता है सबसे ज़्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है, स्पेशली स्मॉल हाइड्रो। इससे अगर लोकल नीड्स को पूरा किया जाए तो ब्लैक कार्बन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ किल्न्स, यानी वही बात हो गई पहले जो हम कर चुके हैं कि किल्न्स, जो ब्रिक किल्न्स होती हैं, इनकी हमें इन भट्टा की जो एफिशिएंसी है या इनकी जो एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज करना है, जिससे हम कम से कम अपने बायोमास को बर्न करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएँ। ग्रेट नॉलेज शेयरिंग इन द रीजन, यानी नॉलेज शेयरिंग की ज़रूरत है। इंडस्ट्री प्राइमरीली ब्रिक किल्न्स, यानी ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा इमिशन कर रही है। रेजिडेंशियल बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल्स टुगेदर अकाउंट फॉर 45 to 66% ऑफ रीजनल एंथ्रोपोजेनिक ब्लैक कार्बन डिपोजिशन, यानी 45 से 66% तो केवल इन दो की वजह से हो रहा है। ऑन रोड डीजल फ्यूल्स 7 से 18% एंड ओपन बर्निंग लेस देन 3% इन ऑल सीजन्स इन द रीजन। देयर आर ऑलमोस्ट 55,000 ग्लेशियर इन दिस रीजन, यानी जो हमारे काराकोरम हिमालय वाले रीजन हैं और हिंदू कुश वाले, यहाँ 55,000 ग्लेशियर हैं, और जो कि कहीं से भी ज़्यादा है। मतलब अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और 80% इनका वाटर अपनी जो इंदुस, गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है इनको फीड करता है। ग्लेशियर मेल्ट
प्रोड्यूसेस फ्लैश फ्लड, यानी अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो फ्लैश फ्लड बनेंगे, यानी एकाएक से बाढ़ सी आ जाएगी। लैंडस्लाइड, सोयल इरोजन एंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी जैसे उत्तराखंड में हुआ था उसका एक रीज़न यही था, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इन दी शॉर्ट रन एंड हायर वॉल्यूम ऑफ मेल्ट वाटर, यानी जो ज़्यादा पानी आएगा, ये जो ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज नहीं हो रहा है, इसका लेवल लगातार गिर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो जो ज़्यादा पानी आएगा ग्लेशियर मेल्ट के होने से तो वो उसको रिप्लेस कर देगा या उसको कंपनसेट कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ग्लेशियर है वो रहेंगे ही नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा, तो इस वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और इस वजह से हमारे लिए ब्लैक कार्बन को एमिशन को रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वी नीड टू